नमस्कार, 10 का दस्तावेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राष्ट्रपति चुनाव का फाइनल आंकड़ा आ गया है। द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले हैं। तो ये फाइनल आंकड़ा आ चुका है। द्रौपदी मुर्मू जहां इस रेस में विजेता घोषित कर दी गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव का ये फाइनल आंकड़ा, द्रौपदी मुर्मू को अब आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने यहां बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने 6,76,803 वोट हासिल किए हैं, जबकि यशवंत सिन्हा के खाते में 3,80,177 वोट आए हैं। जहां आज सुबह से ही वोटों की गिनती अलग अलग फेजेस में हुई है और अब आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। यानी कि द्रौपदी मुर्मू अब देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। वे 15वीं राष्ट्रपति होंगी, लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि ये है कि वे एक आदिवासी महिला है जो इस सर्वोच्च पद तक पहुंची है और अब आधिकारिक तौर पर उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया है। और इस बीच राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने क्रॉस वोटिंग की। विपक्ष के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। विपक्ष के 3 विधायकों के वोट अवैध भी घोषित हुए। बीजेपी को 283 वोट मिलने थे, लेकिन उन्हें 287 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर आपको राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की क्रॉस वोटिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। विपक्ष के 4 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। विपक्ष के 3 विधायकों के वोट अवैध भी घोषित हुए हैं। बीजेपी को जहां 283 वोट मिलने थे, लेकिन उन्हें मिले हैं 287 वोट। जहां उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष अपने आप को एकजुट नहीं रख पाया। बीजेपी को जहां 283 वोट मिलने थे, लेकिन उन्हें 287 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अविनाश और अनुभव हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले अनुभव का रुख करेंगे। अनुभव, जहां विपक्षी घेराबंदी का एक बड़ा चुनाव ये था, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 3 क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हम बार बार सुबह से एपी गंगा ये बता रहा अपने दर्शकों को कि ये जब परिणाम आएंगे तब साफ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी ने सेंध मारी की, किस तरीके से विपक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। और अब जब ये सारे आंकड़े फाइनल, हम वोट कहें, वोट वेटेज कहें, सब सामने आ चुका है, तो बिल्कुल तस्वीर क्लियर हो गई है। अपने दर्शकों को हम सरल भाषा में अगर बताएं, देखिए, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 111 विधायक जीते थे। ठीक, उसके अलावा उनके जो सहयोगी थे 8 और 6 14, कुल 125 उनके सहयोगियों के साथ हुए। और ऐसे में जब सुभाषपा अलग हो गई, 6 उसके विधायक अलग हो गए, तो वो संख्या बची 118। उसमें भी शिवपाल यादव अलग हो गए, तो वो संख्या हो गई 117। नाहिद हसन जेल में है, वोट देने नहीं आए, तो वो संख्या हो गई 116 हो गई। तो इस तरीके से 116 तो वो हो गई। फिर आप ये देखिए कि कांग्रेस के जो 2 वोट हैं, 2 विधायक हैं, वो भी तो यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो संख्या कितनी हो गई? 118 फिर से हो गई। और उसमें भी अगर उनको 111 ही वोट मिला, तो आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंध लगी। जहां 119 वोट मिलने थे, वहां मिले कितने? 111, यानी 8 वोट कहीं और चले गए। 3 इनवैलिड वोट हैं, हम मान लेते हैं तीनों जो है वो विपक्ष के विधायकों के इनवैलिड वोट है। उसके बावजूद 5 वोट क्या हुआ? ज़्यादा मिल गया। अब बीजेपी को आंकड़े को देखिए, कैसे उसको द्रौपदी मुर्मू को कैसे 5 वोट ज़्यादा मिल गए, जो आंकड़े होने चाहिए थे एक्चुअल। बीजेपी के अपने 255 प्लस उनके सहयोगी 18, 273 हो गए। इसमें शिवपाल यादव 274 हो गए, राजा भैया 276 हो गए, और 5 सुभाषपा के, क्योंकि अफजल जो मुख्तार अंसारी का जो बेटा, वो अब्बास अंसारी विधायक, वो आए नहीं वहाँ पर वोट डालने के लिए, तो वो संख्या उसको जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से वो संख्या हो जाती है 283 और 5 288 वो संख्या हो जाती है। लेकिन मिले कितने वो उनको, यानी इनके भी एक विधायक के जो हम कहें वो वोट 5 ज़्यादा मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बीजेपी की रणनीति रही
5 वोटों में उसने सेंधमारी कर ली। अब 5 में वो कौन है? क्या समाजवादी पार्टी के 5 विधायक है? देखिए सरजी इस्लाम की तो तस्वीर सामने आ गई थी, वो एक नाम सबको पता है, शिवपाल यादव के साथ हो गए। फिर कुछ और भी नाम है, कुछ और सहयोगी जो नाराज बताए जा रहे थे, तो क्या उनमें से किसी ने कर दिया? क्या आरएलडी की तरफ से किसी ने कर दिया? अब ये समाजवादी पार्टी को देखना है कि आखिर अगर 5 वोट जो है वो बीजेपी के खाते में चला गया या हम के द्रौपदी मुर्मू को मिल गया, तो फिर कौन लोग हैं? और समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा व्हिप जारी की थी, उस व्हिप का भी असर नहीं हुआ। शिवपाल यादव तो चलिए पहले से घोषणा करके गए थे कि वो नहीं जाएंगे, अलग जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू के डिनर में शामिल हुए थे और वो वोट उन्होंने दिया, लेकिन उसके बावजूद 5 और विधायक चले गए। ये भी कंडीशन हम तब कह रहे हैं जब हम ये मान रहे हैं कि तीनों जो वोट इनवैलिड हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के होंगे या उनके आरएलडी के होंगे। अब अगर वो तीनों इनवैलिड वोट हम कह दें कि वो बीजेपी के इनवैलिड हो गए, तब तो ये संख्या बढ़ के 8 हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे में बहुत सोच विचार करने की जरूरत इन नतीजों के बाद है। और रुक करेंगे अब अविनाश का भी। अविनाश, क्या ये वही आंकड़ा है जिसका कैलकुलेशन कर विपक्ष आगे बढ़ रहा था, जिस वजह से वो घेराबंदी कर रहा था? एक बड़े मार्जिन के साथ द्रौपदी मुर्मू ने ये जीत हासिल की है। जी देखिए, अगर बात करें तो विपक्ष को ये उम्मीद थी कि शायद वो 40 से 45% तक वोट अपने पक्ष में ले जा सके, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से तमाम सारे जो कांग्रेस के सहयोगी हैं उनसे भी बातचीत की थी, उसी का शायद ये आंकड़ा है कि द्रौपदी मुर्मू अगर बात करें तो 62% से ज़्यादा वोट प्रतिशत अर्जित कर सकी हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके से विपक्ष एकजुटता दिखाते हुए संदेश देना चाहता है कि अब केंद्र सरकार कोई भी कार्य अगर करती है तो उसके लिए विपक्ष पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेगा और विपक्ष पूरी तरीके से एकजुटता होकर मैदान में सामने नजर आएगा। और उसी कड़ी में विपक्ष ने अपना संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उतारा था, क्योंकि पहले से एनडीए के पास तमाम तरीके से मैंडेट थे और यह तय था कि विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन लड़ाई उनको लड़नी थी, इसीलिए लड़ाई लड़ी गई और यही कारण है कि जो मत प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बीजेपी चाहती थी। बीजेपी तो पहले यह चाहती थी कि निर्विरोध रूप से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो, लेकिन वहां कहीं ना कहीं विपक्ष ने आड़े अड़ंगा डाला और विपक्ष ने वहां पे अपना उम्मीदवार उतार करके जो बीजेपी चाहती थी कि निर्विरोध निर्वाचन हो वो नहीं हो सका। उसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी ये चाहती थी कि 75% के मतों से ज्यादा अपने राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार उनको चुनाव जितवाया जा सके, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आखिरकार अगर आप देखिए तो बीजेपी के लिए भी विन विन सिचुएशन रही है और कांग्रेस के लिए भी विन विन सिचुएशन रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को द्रौपदी मुर्मू को चुनाव जितवाया है और बड़े मार्जिन के साथ जितवाया, 62% वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा भी जिस तरीके से चुनाव हारे हैं तो उनकी भी एक सम्मानजनक हार हुई है। तो इस तरीके से अगर बात करें तो दोनों के लिए चुनाव ठीक रहा है और दोनों लोगों ने अगर बात करें तो काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। बीजेपी ने भी काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, तमाम सारे सहयोगी दलों को छोड़कर जो और भी अन्य पार्टियां उनसे भी बातचीत की कोशिश की और बातचीत का ये फल रहा कि कई सारी ऐसी पार्टियां रही हैं जो कांग्रेस के सहयोगी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो अब चूंकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुकी हैं, 25 तारीख को सुबह उनकी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई अगर बात करें एनवी रमन्ना, वो शपथ दिलवाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पे एक डिनर का आयोजन कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन में, जिसपे अगर बात करें तो आने वाली नई राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू को वो डिनर देंगे और इसके साथ साथ देश के तमाम सारे कैबिनेट मंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। तो ये तमाम सारी जो प्रक्रियाएं हैं अब वो चलेगी अगले 2 से 3 दिनों तक। फंक्शंस चलेंगे जिसमें जो वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी विदाई के तमाम सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जो नई राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू, उनके स्वागत में और उनके शपथ ग्रहण समारोह के बाद कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो अब नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस भी अपने आप को कह रही है कि हमने चुनाव लड़ा है, अच्छे तरीके से लड़ा है। अब आगे अगर बात करें तो चुनाव है उपराष्ट्रपति का, जिसके लिए 6 अगस्त को मतदान होना है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को जहां बनाया है, वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दक्षिण भारत की रहने वाली कर्नाटका की रहने वाली मार्गरेट अल्वा को बनाया है। अब देखना यह है कि जब 6 तारीख को मतदान होता है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए और उसी दिन नतीजे भी आने हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को चुनाव जितवा पाती है। हालांकि बहुमत अभी भी बीजेपी के पास ही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही मतदान करते हैं। तो लिहाजा ऐसे में बीजेपी के पास पूरी तरीके से बहुमत है और एक बड़ा मार्जिन के साथ बीजेपी भी ये चुनाव भी जीतना चाहेगी। तो अब जिस बात का इंतजार था, देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुन ली गई हैं। 15वीं राष्ट्रपति होंगी, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इनसे पहले अगर बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि मूलतः राजस्थान की रहने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र में बाद में उनका ब्याह हुआ, शादी हुआ, वहां पे वो पली बड़ी। तो वहां से अगर
बात करें तो वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही है 2007 से लेकर के 12 तक। उन्होंने पद को सुशोभित किया था और अब द्रौपदी मुर्मू इस पद को सुशोभित करने जा रही है। बिल्कुल, उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अनुभव का एक बार फिर से रुख करेंगे। अनुभव, उत्तर प्रदेश की इन चुनावों में भूमिका और विपक्ष की भूमिका पर जब हम बात करें, आपने कहा कि 5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अभी तक उनके नाम तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन विपक्ष को एक बार फिर से समीक्षा करने की जरूरत है, एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत है। कौन है वो घर का भेदी जिसने लंका ढाई है? बिल्कुल, ये तो विपक्ष को करना ही पड़ेगा, खासतौर से समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। और देखिए, हमने जब तक आप अविनाश से बात कर रही थी, हमने थोड़ा सा आंकड़ों को जोड़ा है। बीजेपी को जो वोट मिलने चाहिए थे उसको अगर आप देखें, 255 बीजेपी के अपने, 12 जो है अपना दल के, 6 निषाद पार्टी के, 1 शिवपाल यादव, 2 राजा भैया के, 5 सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर के, क्योंकि अब्बास अंसारी आए नहीं वोट देने, और 1 बसपा का। ये कुल मिलाकर होते 282 वोट। और मिले कितने? उत्तर प्रदेश से द्रौपदी मुर्मू को 287 वोट, यानी 5 वोट जो है वो ज़्यादा मिले हैं। अब किस कंडीशन में, जब हम मानते हैं कि 3 जो इनवैलिड हुए हैं वो विपक्ष के वोट है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग कराई, 2 दिनों तक मॉक पोल कराया और उसके बाद ये वोटिंग हुई। तो 5 वोट जो है वो बीजेपी विपक्ष से सेंधमारी करके अपने पाले में ले आई। और बड़ी बात है ये, देखिए जिस तरीके से सजील इस्लाम की एक तस्वीर आई, एपी गंगा एक और नाम बता रहा था, तो 2 नाम तो वो लग रहे हैं, लेकिन 3 और कौन लोग हैं? वो ऐसे कौन लोग हैं? क्या वो समाजवादी पार्टी के हैं? क्या वो आरएलडी के हैं? क्या कांग्रेस का ही वोट नहीं मिला? ये भी अब बड़ा सवाल है। और विपक्ष की जो सारी पार्टियां, उनको ये देखना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को ही नहीं, आरएलडी को भी देखना होगा, कांग्रेस को भी देखना होगा कि क्या उन्होंने जिसको कहा था, जिसको घोषित किया था उम्मीदवार, क्या उनके विधायकों ने उनको वोट दिया या नहीं दिया? क्योंकि आंकड़े तो अब सामने आ गए, वोट किसको कितना मिला ये सब कुछ साफ है। जाहिर सी बात है, 287 वोट मिले हैं, 5 वोट ज़्यादा मिले हैं। अब वो 5 वोट किसके हैं, किसने दिया, क्यों दिया, अंतरात्मा की आवाज़ पर दिया, किस वजह से दिया, नाराज होकर दिया? और ये अब विपक्ष को अपनी रणनीति भी देखनी होगी और साथ ही साथ ये मंथन भी करना होगा कि इस इलेक्शन में अगर 5 वोट उसकी तरफ से जा रहे हैं तो आगे जब अन्य चुनाव होंगे तो फिर क्या स्थिति रहेगी, क्या वजह रही, क्यों पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया? बिल्कुल। और अनुभव, विपक्ष की एकजुटता को जहां 2024 के चुनावों के लिए अहम माना जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए तमाम पार्टियां एकजुट हुई, वो तो एनडीए की कैंडिडेट ऐसी थी कि कई ऐसे पार्टियां थी, कई ऐसी सरकारें थी प्रदेश की, चाहे वो नॉन बीजेपी रही हो, लेकिन फिर भी सत्ताधारी पार्टियों को भी एनडीए के प्रत्याशी का ही समर्थन करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें विपक्ष की एकजुटता भविष्य के लिए, आगे आने वाले चुनावों के लिए, तो क्या उनका लिटमस टेस्ट ये माना जा सकता है? क्योंकि कितना भी एकजुट करने की कोशिश करें, फिर भी सेंधमारी होती ही दिख रही है। अनुभव, बिल्कुल होती दिख रही है। और ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, आप ये देखिए ना, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था, जहाँ पर राजभर थे, ओम प्रकाश राजभर, जो कहते थे कि ये गठबंधन तो 24 तक है, 24 तक है, 24 तक चलेगा, लोकसभा चुनाव में भी रहेगा, वो गठबंधन तो यहीं बिखर गया। राष्ट्रपति का इलेक्शन आते आते ही वो गठबंधन जो हम क्या गुलदस्ता सजाया था अखिलेश यादव ने अलग अलग रंगों के फूलों का, वो तो गुलदस्ता ही पूरा हम कहते हैं यहाँ पर बिखरता हुआ हमें नजर आया। कहाँ से शुरुआत हुई? यशवंत सिन्हा जब आए, ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया, उससे इतनी नाराजगी बढ़ी, तमाम सारी बातें कह दी। फिर उसके बाद जब द्रौपदी मुर्मू आई, वहाँ डिनर में चले गए। तो विपक्ष की जो हम क्या एकता है वो तो यहीं बिखरती दिखी। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन पहले से ही तय माना जा रहा था कि एनडीए के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। उनका जो हम क्या वोट परसेंटेज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और वही देखने को मिला। बिल्कुल तो वही देखने को मिला है। अनुभव, अविनाश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इस बीच आपको बता देते हैं कि द्रौपदी मुर्मू की महाविजय कैसी रही है। आप देखिए कि कुल वोट उन्हें कितने मिले हैं, ये संख्या है 4754 की, और इसकी वोट वैल्यू कितनी बनती है, ये है 10,56,980 की। द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 2,824 वोट, और द्रौपदी मुर्मू को जो मिले वोट की वैल्यू है वो हो जाती है यहाँ एक तरह से 6,76,800
3। वहीं यशवंत सिन्हा को मिले वोटों की बात कर ले तो ये है 1877 वोट और इनकी वोट वैल्यू है यहाँ 3,80,177। तो ये महाविजय की पूरी गाथा रही है। जो वोट मिले हैं उनका जो वैल्यू है उसमें अंतर बहुत ज्यादा है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की रेस जीत चुकी हैं और इस मौके पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जहां द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने पहुंचे। अमित शाह ने भी उनसे मुलाकात की। वहीं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये 4 तस्वीरें जीत हासिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाइयां मिल रही हैं और खुद बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुलाकात कर उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया और कहा कि आपने इतिहास रच दिया। अमित शाह ने भी उनसे मुलाकात की और जश्न और साथ ही बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं लखनऊ का अनुभव। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुभव, दिल्ली में किस तरह से बधाइयां मिल रही हैं ये हमने तस्वीरों में देखी, लेकिन लखनऊ में कैसा नजारा है, वहां कैसे जश्न मनाया जा रहा है इस जीत का? देखिए, लखनऊ में तो दोपहर के वक्त जश्न हुआ था और अनुसूचित जनजाति मोर्चा जो है उसके अध्यक्ष और तमाम पार्टी के पदाधिकारी जो है वो शामिल हुए थे। और चूंकि लखनऊ में बारिश भी आज बहुत हुई है तो उस समय वो लोग शामिल हुए थे। लेकिन अब जश्न जो है वो कल परसों मनाया जाएगा, 2 दिनों तक जश्न मनाया जाएगा। बल्कि हम ये कहें कि जनजाति मोर्चा जो है उसने तो ये भी तैयारी की है कि 3-4 दिनों तक ये जश्न चलता रहेगा। उनका कहना है कि हम सब जगहों पर जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, द्रौपदी मुर्मू जनजाति समाज से आती हैं और पहली बार वो उस समाज से कोई राष्ट्रपति बना है। तो उनका कहना है कि हमारा जो मोर्चा है उत्तर प्रदेश का, जो बीजेपी का जनजाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, उसने अपनी तरफ से कार्यक्रम तैयार करने की अब हम कहते तैयारी कर ली है और सब जगहों पर वो जाएंगे। फिलहाल आज कोई ऐसा बड़ा आयोजन हम कहें प्रदेश कार्यालय पर नहीं हुआ कि जहां पर तमाम सारे लोग पहुंचे हों, क्योंकि सब इंतजार यही कर रहे थे कि फाइनल जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही ये जश्न होगा और भरपूर तरीके से होगा। ठीक है, बिल्कुल। और जैसा अनुभव आपने बताया कि अगले 2-3 दिन ये जश्न चलेगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनुभव आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।